अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की आज रात नई दिल्ली के लिए रवानगी। दैनिक मसरूफियात के बाद गैर मुल्की दौरे का होगा आगाज़। 9 दिसंबर 2027 तक उस्मानिया, अलवाल, वरंगल और एलबी नगर हॉस्पिटल का काम मुकम्मल हो जाएगा। तेलंगाना में वोटर लिस्ट का सर्जिकल स्ट्राइक, 73 लाख नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए। हैदराबाद जिले में 19 लाख वोटर्स के नाम का है। बहुत सारे हकीकी वोटर्स के नाम निकल रहे हैं, जिसकी हमें फिक्र है। शहर के दौरान 2002 में नाम की शर्त निकाल देना चाहिए था। तेलंगाना कांग्रेस लीडर महेश कुमार गौड़ का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना के समाज में मेयारी तब्दीली के लिए गरीबों में ज़मीन की तकसीम ज़रूरी और काफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ अहम, साबिक़ एमएलसी सविता का मुतालबा। जिस वक्त मैं एमएलए था उस वक्त अमित शाह बच्चा थे। आज हमें हुबुल वतनी सिखाने की कर रहे कोशिश। बीजेपी मुल्क, मजहब और दलित मुखालिफ। गोवा प्रदेश कांग्रेस इजलास से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। आरजेडी ने 19 अगस्त को तलबा के मसाइल, बेरोजगारी और सीवान में AK-47 से भी फायरिंग की मुखालिफत में एहतजाज का किया ऐलान। लालू यादव ने आवाम से की शिरकत की अपील। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए तुर्की किरदार अदा करने तैयार। रजब तैयब एर्दोगान की ट्रंप को पेशकश। और यूक्रेन के 3 दिनों में रूस पर 1000 से ज़्यादा ड्रोन हमले, 8 अफराद हलाक, दीगर कई जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना की खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज रात नई दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इनकी बहसीत चीफ मिनिस्टर 76वीं मरतबा दिल्ली के दौर पर देखा जा रहा है। इंतलात के मुताबिक रेवंत रेड्डी दिल्ली में अपनी मसरूफियात मुकम्मल करने के बाद कल गैर मुल्की दौरे के लिए रवाना होंगे। इनका बैरून मुल्क दौरा 30 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर के दौरे दिल्ली के दौरान अहम सियासी और सरकारी अमूर पर बातचीत मुतवक्को है। ताहम उनके गैर मुल्की दौरे के दौरान किन ममालिक का दौरा होगा और तफसीली शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया। रेवंत रेड्डी के दिल्ली के मुसलसल दौरे तेलंगाना की सियासत में मौज़ूअ बने हुए हैं, जबकि अपोजिशन जमातें उनके बारहा दिल्ली जाने पर तनकीद भी करती रही। रेवंत रेड्डी अपने गैर मुल्की दौरे की तकमील के बाद 30 अगस्त के आसपास तेलंगाना वापस पहुंचेंगे। इस खबर रेवंत ने अपने एक बयान में वादा किया कि 9 दिसंबर 2027 तक उस्मानिया, अलवाल, वरंगल और एलबी नगर हॉस्पिटल्स का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। రాబోయే సంవత్సరన్నర తిరిగే లోపల 2027 డిసెంబర్ 9 తారీఖు లోపల ఉస్మానియా హాస్పిటల్, అల్వాల్, ఎల్బీ నగర్ అండ్ వరంగల్ ప్రతి 6 నెలలకు ఒక హాస్పిటల్ని పూర్తి చేసి ఏ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కూడా మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులతో పోటీ పడలేని విధంగా తీర్చిదిద్ది ఒక్కొక్క హాస్పిటల్కు ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ను నియమించి ఆ డైరెక్టర్ పర్యవేక్షణలో ఈరోజు నిమ్స్ అందిస్తున్న సేవలకు పోటీగా ఈరోజు ప్రపంచంలోనే నిమ్స్ హాస్పిటల్కి ఎయిమ్స్తో పోటీపడి సేవలు అందిస్తున్న గుర్తింపు ఉన్నది. రాబోయే రోజుల్లో వీటన్నిటిని కూడా ఆ స్థాయిలో నిర్వహించి వాటికి అవసరమైన నిధుల కేటాయింపే కాదు, వాటిని నిర్వహించడంలో ఏ అపోలో, యశోద, ఏఐజీకి వెళ్తే ఎంత పరిశుభ్రంగా ఈ హాస్పిటళ్లను నిర్వహిస్తున్నారో రాబోయే రోజుల్లో ఈ హాస్పిటల్స్ని కూడా అదే స్థాయిలో SIR के दौरान तेलंगाना में लगभग 73,39,000 वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से निकाल दिए गए। इनमें बुनियादी तौर पर गैर हाजिर अफराद, मुस्तकिल तौर पर रिहाइश तब्दील करने वाले, 1 से ज़्यादा मुकामात पर नाम दर्ज रखने वाले और फौजशुदा लोग शामिल हैं। इस अमल के बाद रियासत के तमाम अजला में वोटरों की तादाद में नुमायाँ कमी आ गई। सबसे ज़्यादा नाम हैदराबाद ज़िला में तकरीबन 19,41,000 निकाले गए हैं। हैदराबाद के बाद रंगारेड्डी ज़िला में 12,87,000 वोट निकाले गए। भूंगी ज़िला भी और यादाद्री में भी तकरीबन 26,000 नाम हज़फ होने की इत्तला है। तेलंगाना में SIR नज़रसानी के बाद वोटरों की मजमूई तादाद 3 करोड़ 38 लाख से घटती हुई अब 2 करोड़ 64 लाख रह गई है। मजमूई तौर पर सिर्फ हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मल्काजिगिरी अजला में तकरीबन 43,000 वोटर मुसवदा फहरिस्त यानी ड्राफ्ट लिस्ट से गायब कर दिए गए। इस दौरान तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया है कि मुसवदा वोटर लिस्ट यानी ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किसी भी नाम को बराह रास्त हज़फ नहीं किया जाएगा। मुकम्मल तहकीक़ात की जाएंगी और नोटिस जारी की जाएंगी और उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा।
एसआईआर के दौरान 2002 की शर्त निकाल देना चाहिए था। बहुत सारे हकीकी वोटर्स के नाम निकल रहे हैं जिसकी हमें फिक्र है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदस्य महेश कुमार गौड़ ने यह रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी अहल वोटर का नाम फहरिस्त से खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वोट देना हर शहरी का बुनियादी हक है। एसआईआर हो रहा है, इनसे कॉमन वोटर का नुकसान हो रहा है। 2002 का सर्टिफिकेट लाना जो कंडीशन लगाए, वो कंडीशन से बहुत सारे लोगों का वोट गिरफ्तार हो रहा, वोट निकाला जा रहा है। प्रजातंत्र में वोट का मूल्य बहुत बड़ा है। गरीब का वोट छीनने का प्रयास एसआईआर के जरिए हो रहा है। 2002 का कंडीशन निकाल देना चाहिए। इस देश में पैदा हुआ हर नागरिक को वोट मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का डिमांड है। एसआईआर का डेट अभी बढ़ाना है। पूरे सर्टिफिकेट्स लाके सौंपे तक कॉमन मैन को मौका देनी चाहिए। थैंक यू। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी को फिलफौर वजारत के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर जिन्हें आपने गैर कानूनी तौर पर मशकूक फहरिस्त में डाला उनको फौरी तौर पर लिस्ट से निकाला जाए, वरना BRS बड़े पैमाने पर अवामी तहरीक शुरू कर देगी। हरीश राव ने रेवंत हुकूमत से कहा कि आपने गलतियाँ की हैं और गलतियों को दुरुस्त करना भी हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। చేసిన తప్పు నీది, తప్పును సరిదిద్దాల్సిన బాధ్యత కూడా నీదే. ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టద్దు. ఏవైతే అన్యాయంగా అక్రమంగా పేద మధ్యతరగతి ప్రజల భూములను మీరు నిషేధిత జాబితాలో పెట్టినారో వెంటనే వాటిని తొలగించాలి. లేదంటే పెద్ద ఎత్తున BRS ప్రజా ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుడుతుంది. జాగ్రత్త అని హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. పొంగిలేటి నీకు నైతిక విలువలుంటే తక్షణమే నైతిక బాధ్యత వహించి మంత్రిగా, రెవెన్యూ మంత్రిగా తప్పుకోవాలని చెప్పి ఈరోజు BRS పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది. ఏంది భూదాహము? ఏంది ఇలా రాష్ట్రంలో కోడై కూస్తున్నారు 30% గవర్నమెంట్ అని. ఎన్ని డెవలప్మెంట్లకు తీసుకున్నారు మీరు? ఎన్ని భూములు నిషేధిత జాబితాల నుంచి తొలగించిండ్రు? ఆ తొలగించిన భూములను ఎన్ని డెవలప్మెంట్ తీసుకున్నారో వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయండి. तेलंगाना के समाज में मेयारी तब्दीली के लिए गरीबों में ज़मीन की तकसीम ज़रूरी है। समाजी इंसाफ के लिए TRS की इनकलाबी स्कीम भूलक्ष्मी है। साबिक़ा MLC के कविता ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी TRS का मकसद बेज़मीन गरीब ख़ानदान को 1 एकड़ अराज़ी फराहम करना और उनकी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि वह आवाम के मफाद के लिए खदमात अंजाम देती रहेंगी। औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का भी कविता ने इस मौके पर मुतालबा किया। हम ये मानते हैं कि सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए ज़मीन का होना लोगों के पास बहुत ज़रूरी है। ज़मीन का ओनरशिप बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों को सोसाइटी में इज्जत भी बढ़ती है और एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेट भी रहती है। हमारे मुल्क में कई बार ऐसे कोशिशें हुए थे, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए थे, लैंड ओनरशिप दिया गया था अलग अलग सिचुएशंस में। तो हम तेलंगाना में ये प्रपोज करते हैं कि तेलंगाना में जो लैंड है, लैंडलेस फैमिलीज है, उनको 1-1 एकड़ ज़मीन दिया जाना चाहिए। हम जब भी सत्ता में आएंगे उस समय हम ज़रूर ये चीज़ अमल करेंगे और इस स्कीम का नाम हमने भूलक्ष्मी रखा है। फिलहाल जो तेलंगाना में कांग्रेस सरकार चल रही है, उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में अनाउंस किया था कि असाइनमेंट लैंड्स जो होती है उनके ऊपर ओनरशिप राइट्स देंगे, लेकिन 30 महीने तकरीबन हो गए, आज तक उन्होंने राइट्स नहीं दिए हैं। तो हम कांग्रेस सरकार से डिमांड करते हैं, जो असाइनमेंट लैंड्स दिया गया है उनको ओनरशिप राइट्स दीजिए और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करिए, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाइए, सोशल जस्टिस को तेलंगाना में लेके आइए। बिल्कुल जो वक्फ की लैंड्स है, हम मानते हैं वो भगवान की ज़मीनें हैं और उनको लोगों के लिए और वर्शिप प्लेसेस को अच्छे बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है बहुत जगह कब्जा हो गया है, बहुत ही जगह प्राइवेट लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो भी सरकारें आ रही है सिर्फ सियासती वादे दे रहे हैं, लेकिन कभी उसके ऊपर अमलावरी नहीं हुआ है। हम मानते हैं औकाफी ज़मीनों को सेव करना बहुत ज़रूरी है, उनको अच्छे यूटिलाइजेशन में लेके आना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बहुत कम रुपयों में उनको किराए पे दिया गया, लीज पे दिया गया, उन सबको भी ठीक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना रक्षणा सेना से हम मान के चलते हैं कि औकाफी ज़मीनों को प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए और उसके लिए हम कमिटेड है, काम करेंगे। आप एक बार वक्फ बोर्ड को विजिट करिए मैडम। बाजू की बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन के लिए 4 साल हो गया, लेकिन अभी तक इसको जो है कोई पूछने वाला हाल नहीं है।
कोई पुरसाने हाल नहीं है मैडम। तो हमारी दरखास्त है आपसे कि आप बिल्कुल विजिट करेंगे और जो मॉस्क्स है हर जगह उनके रिपेयर्स पे भी और मॉस्क में जो काम करने वाले जो सालों से भगवान के सेवा में जो वहाँ खिदमत करने वाले लोग हैं उनको भी रहने के लिए तक जगह नहीं है, घर नहीं है, सैलरीज का बहुत खराब हालत है। लगातार लोग आके हमें एप्लीकेशंस दे रहे हैं। हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके लिए काम करेंगे। हम जब मौलाली के दरगाह पे गए थे तब भी हमने वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब के साथ मुल्क भर में कई मुकामात पर तलबा और नौजवान पब्लिक और रोजगार से जुड़े अमूर को लेकर एहतजाज करते आए हैं और इसी दौरान हमारे नुमाइंदे सैयद फरमान ने हैदराबाद के चंद स्टूडेंट्स और जेनजी से बातचीत की है और उनके तासुरात को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Here to know the mood of Gen Zs after the protest end. We are eager to know what is the mindset of Gen Z. I will ask you a question that which platform is better for Gen Zs, and which platform the Gen Z trusts the most, BJP or CJP? సిజేపి అనేది చాలా అంటే కాంట్రవర్సీ కాదు. సుప్రీంకోర్టు ఒక జడ్జిగా మాట్లాడిన విషయం పైన సిజేపి అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషను దాన్ని స్పందించి ఇక్కడ విద్యార్థులకు జరిగినటువంటి నీటి వల్ల అవకతవకలు, అక్కడ చనిపోయిన విద్యార్థులు, వాళ్ళకి కావాల్సిన పరిహారం, నష్టాలు, వాటిపైన కొట్టడానికి ఈ జనరేషన్ జెన్జీ అంతా ఏకమై ఓ సిజేపిని నిర్మించుకొని విద్యార్థుల పక్షాన మాట్లాడడానికి వాళ్ళు ముందుకొచ్చారు. దాన్ని కూడా సిజేపి అంటే చీఫ్ జస్టిస్ అట్లా విద్యార్థుల అల్లర్లు మాకు తెలియదు, పోలీసులు వాళ్ళ మీద దాడి చేసి చూడలేదు అని ఇలా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఒక భారత సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా ఆ హోదాలో ఉన్నప్పుడు ఆయన బాధ్యత అయిన పౌరుడు, ఈ భారతదేశానికి బాధ్యత పౌరుడు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కూడా భారతదేశ పౌరులు. వాళ్ళని ఉద్దేశించి ఇలా లాఠీ చార్జ్ జరిగిన విధానం, వాళ్ళ మీద జరిగినటువంటి అరాచకాలు, బాంబు దాడి, అది బాష్పవాయువు, వాటర్, ఇట్లాంటి లాఠీ చార్జ్ చేసినప్పుడు సిజేపీ దాని మీద వెంటనే చర్య తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది. కాకపోతే ఆయన మాట్లాడే విధానంలో జంజీలు ఇలా చేయడం, వీళ్ళు అంటే ఈ దేశానికి పట్టిన చీడపురులు లాంటి వాళ్ళు అనడం చాలా ఆశాపదంగా ఉంది. అంటే చీఫ్ జస్టిస్ మాట్లాడే పదాలు కాదు అవి. ఆయన ఒక భారత పౌరుడిగా చీఫ్ జస్టిస్గా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉండాలి. लोग आपसे जानना चाह रहे हैं, बेसिकली 2-3 सवाल है हमारे कि मूड ऑफ जेनजीज का मूड क्या है, तो उनके लिए बेटर क्या है, वो क्या सोचते हैं कि उनका नज़रिया क्या है, अभी पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है उनके। तो पहला सवाल यही है कि बेटर लीडर कौन है जेनजीज के लिए, राहुल गांधी या पीएम नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। ओके, कुछ आप बोलना चाहेंगे, क्यों, वजह कुछ? एज कम्पेयर टू राहुल गांधी, Okay. राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट्स रहते हैं ओके, उसका बैकग्राउंड फैक्चुअल नहीं रहता है। ओके, मैक्सिमम बोले तो कुछ फैक्चुअल भी रहता है, ऐसा नहीं है कि वो गलत इंसान है, उनके भी बहुत अच्छी चीज़ें है, लेकिन एज कम्पेयर टू मोदी उनका लेवल तो कम है। फिलहाल फिलहाल आपके तो लिए, मोदी। नरेंद्र मोदी और हाँ, राहुल वो गांधी। तो बेटर प्लेटफॉर्म आपके लिए कौन सा है, कि बेटर प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि जो यूथ की आवाज़, जेनजीज की आवाज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से उठाती है, बीजेपी या सीजेपी? अभी तो फिलहाल मैं बीजेपी को वोट देना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी जो डेवलप अपने यूथ के लिए जो सोचती है, अच्छा ही सोचती है और कुछ गलत नहीं सोचती है, इसलिए बीजेपी। तो आपसे एक सवाल, सीधा सवाल है कि आप अगर आपको वोट देने का मौका मिले, या फिर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, हो गया एक बार तो। एक बार देती है, तो आपको अगर आप अभी रिसेंट समझ लीजिए कि आप कुछ दिन में इलेक्शंस हो, आपका माइंड सेट हो, तो आप किसको चुनेंगे, बीजेपी को और कांग्रेस को? फैक्चुअली तो बीजेपी को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का बोल नहीं सकते, कभी कभी गड़बड़ा जाती है बात उनकी। अभी हम सीजेपी की ना दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेक्शन, तो अभी झारखंड में भी हो रहा। ओके, इनका अभी गठबंधन की सरकार है झारखंड में, तो राहुल गांधी वहां पे भी गए थे जंतर मंतर पे, तो यहाँ पे भी जाके आना था झारखंड को। नहीं, राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए थे। नहीं गए थे जंतर मंतर नहीं गए थे, हाँ, खाली उनको सपोर्ट करने हाँ, गए थे। सपोर्ट करने गए राहुल थे, तो गांधी यहाँ पे मोदी भी के हाउस सपोर्ट। के सामने हाँ, गए हाँ। थे। अभी ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में तो अभी होने का चांसेस नहीं है, बहुत कम है। केवल तो अभी स्टडीज़ के साथ में दूसरे मशगूल रहते हैं, इसलिए तो प्रोटेस्ट में जाने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है अभी फ़िलहाल। तो अभी क्लोज में रहा है तो इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे। और अभी जहाँ तक ये पॉलिटिकल क्या है,
चाहे CJP हो या BJP हो, पॉलिटिकली में जाने का ज़रूरत नहीं है हमें, बोलते हमें एजुकेशन तक के हमें रहना है। अगर एजुकेशन अच्छी हो गई, अब नेक्स्ट जनरेशन खुद अपने से अच्छा होगा। अगर एजुकेशन अच्छा मिले हमें, तो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा उनको समझ रहेगी, डिसिप्लिन रहता, उन लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट उन लोगों का स्टेप अपने आप को उठाने के लिए एक प्रॉफिट रहता। तो आपका कहना ये है कि छात्रों के लिए जो बेहतर है वो आप उसके साथ हैं हमेशा, और आपको ये लगता है कि अगर एजुकेशन क्वालिटी बेटर हो जाए तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं देश भर में, एजुकेशन से अगर एजुकेशन क्वालिटी अगर बेटर हो जाती है देश का पूरे देश भर में, तो ये सब चीज़ नहीं होगा। तो ये आपका कहना है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन अच्छा चाहिए आप लोगों को, तो ये सब होने से ये प्रोटेस्ट जो आज हो रहे हैं देश भर में वो नहीं होंगे। नहीं देखिए, खाली एजुकेशन मिलने से फ़ायदा नहीं होगा ना, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अगर एजुकेशन कंप्लीट भी हो गई, हम आज हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसीलिए तो बाहर के देश में जा रहे हैं आधे से ज़्यादा, मतलब मोस्टली, आधे से ज़्यादा तो नहीं, मोस्टली लोग बाहर जाने का प्रेफरेंस कर रहे हैं। अब मैं खुद बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो अभी मेरा क्या है ओपिनियन, जब तक एजुकेशन अच्छी मिलेगी, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन लीडर्स बनेंगे, तो उन्हें नेक्स्ट मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी वही है, एजुकेशन अगर बेटर हुई तो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन बेटर होगी, लीडर्स बेटर मिलेंगे हमें, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली टोटल चेंज आएगा, एजुकेशन अगर अच्छी है तो। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, आज का जो युवा है, आज का जेनजी है, वो इन सब बातों से अवगत है कि अगर आपका शिक्षा प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम आपका अगर बेटर होता है तो ऑटोमेटिकली देश की हर संस्था बेहतर होगी, सिस्टम पूरा का पूरा बदलेगा, और जो अपॉर्चुनिटीज़, जो जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ नहीं मिल रहे हैं, लोगों को विदेश जाना पड़ रहा है, अपने घर छोड़कर बाहर जाते हैं ताकि उनको रोज़गार मिले, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बढ़ेंगी, देश में अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगे। और जो आज सरकार के विरोध में बच्चे बैठते हैं सड़कों पर, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा समझ में आता है इन जेनजीज की बातों से, इन जेनजीज की सोच से, जो हमको समझ में आ रहा है कि देश में कहीं ना कहीं सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, रिवैम्प होना चाहिए एक पूरा सिस्टम का, और युवाओं की सुननी चाहिए। युवा जो सोच रहे हैं उनकी सोच को लेकर ही देश के नीतियों में उनकी सोच को तब्दील करनी चाहिए। इसी सिलसिले में पेशे खिदमत थी हमारी ये रिपोर्ट। कैमरामैन फ़हीम अंसारी के साथ सैयद फरमान अतीक, सियासत टीवी। बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम को रोके जाने पर रद्दमल दिया। रेवंत हुकूमत को उन्होंने तनकीदों का निशाना बनाया। इसके अलावा झारखंड में स्टूडेंट्स के एहतजाज और दीगर उमूर पर भी रामचंद्र राव ने रद्दमल जाहिर किया। Time and then stay was granted. The entire episode appears that the Telangana government is not interested in implementing this scheme, maybe for many reasons, but however, the Telangana government is now trying to blame the officials, which is not correct. The government should continue the implementation of this scheme. In fact, in Madhya Pradesh also, the Bharatiya Janata Party government then introduced Ladli Lakshmi Yojana, and it is still continuing in a very big way. But in Telangana, only for the sake of publicity and for public consumption and just for electoral gains, this type of schemes are announced, but they are not properly implemented. Kalyan Lakshmi, Shadi Mubarak లాంటి స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా గత ప్రభుత్వం నుంచి ఈ ప్రభుత్వం వరకు దాన్ని ఏదైతే అమలుపరిచే తీరు ఏదో ఉందో, ఈ అమలుపరిచే తీరు మీద హైకోర్టులో ఒక రిట్ పిటిషన్ పడిన సందర్భంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు కానీ కౌంటర్ అయ్యాక దాన్ని హైకోర్టు స్టే ఇవ్వడంతో ఈరోజు చాలామంది పేద మహిళలకు ఈ కళ్యాణ్ లక్ష్మి కానీ షాదీ ముబారక్ కానీ ఈ యొక్క లబ్ధి రాకుండా పోతూ ఉంది. ప్రభుత్వానికి ఈ స్కీమ్స్ ఏది కూడా ఇవన్నీ కూడా ఏదో కారణం వలన ప్రజల దాకా చేరొద్దు, ఆపాలే అనేటువంటి ఆలోచన ఉంది. కాబట్టే ఈ యొక్క పథకాలను కేవలము రాజకీయ లబ్ధి కోసమే వాళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు, ఎలక్షన్స్ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దాన్ని అమలు పరిచేది మాత్రం చాలా కష్టంతో వాళ్ళు అమలు పరిచేటటువంటి భావిస్తూ ఉన్నారు. ఒక ఫైనాన్షియల్ క్రంచ్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, ఏది ఉన్నప్పుడు కూడా ఏదైతే పథకాలు ప్రజలకు మంచి చేసే పథకాలు ఏది ఉన్నాయో ఏ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చినా దాన్ని ప్రజల దాకా చేర్చే ఒక పని ప్రభుత్వం చేయాలి. ప్రభుత్వం చేయలేక అధికారుల మీద నేరం నెట్టడము,
లేకుంటే కోర్టులో ఉన్నటువంటి ఒక పిటిషన్కు సరైన సమయంలో జవాబు ఇవ్వకపోవడము, కోర్టులో స్టే రావడం, ఇటువంటి అన్ని ద్వారా నష్టపోయేది లబ్ధిదారులు. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव ने बीजेपी की जानिब से सोनिया गांधी और कांग्रेस पर तनकीदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और की क़यादत ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जबकि बीजेपी लीडरान सिर्फ इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ हैं। हमारे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फ्लैग होस्टिंग में थे, उस वक्त उन्होंने बहुत देर से ठहरा हुआ है, उनको एक कुर्सी लाने की बात करे तो उसको भी अपमान करे। वंदे मातरम को देश का दुर्भाग्य बोल के एक नया प्रोपेगेंडा कर रहे। मैं यही बात बोल रहा हूँ, भाई उन्होंने हेल्थ ठीक नहीं है, डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे, मगर देशभक्ति है बोल के आए नहीं बोलो, ठहरे नहीं बोलो। एक छोटी चीज़ को उसको भी प्रोपेगेंडा करके सोनिया गांधी को बदनाम करने का काम कर रहे। ये कब तक चलेगा? वैसा बोले तो आप लोग कब करे भैया? देश आज़ादी कब हुआ? 1947 में हुआ, मगर अब झंडा कब चढ़ाए आरएसएस ऑफिस में नागपुर में? 25 साल के बाद। ये मैं प्रूफ करूंगा, 25 साल के बाद झंडा चढ़ाए से वाला कोई है, वो आरएसएस का पार्टी में हुआ। हम बोले क्या अभी भी? हम क्यों नहीं बोलते? चलो भाई आखिरी में जब लेट हुआ, मगर उन लोगों का भी देशभक्ति आए बोल के हम खुशी है। मगर एक नया स्लोगन पकड़ के सोनिया गांधी को बदनाम करने का ये बंद करो। अरे भैया बहुत से इश्यू है। कांग्रेस जनता पार्टी बच्चे आज रोडों पे आए, हमारे एग्जाम फेल होने के वजह से लीकेज के पेपर लीकेज से हमारी लाइफ खराब हुआ बोल के पार्लियामेंट में आए तो कैसा मारे उन लोगों को, कैसा बादशाह डाले, कितने लोगों का कुर्बानी दी है, उसके बारे में आप पार्लियामेंट में बात करने का राहुल गांधी बार बार पूछ रहे। आइए पार्लियामेंट में डिस्कस करने, सेपरेट नहीं सुनता, सबके सामने होना पार्लियामेंट में होता, उसको भी आप हटाने का काम करते हैं। आज अमित शाह और सोनिया गांधी के ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे देशभक्ति नहीं रहे। तुम लोगों को कहाँ देशभक्ति है भाई? कितने लोग काम कर रहे देश में? जब आज़ादी के होते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग करे। महात्मा गांधी के नक्शा कदम पे चल के सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना हो, सभी लोग काम करें। ये सेकुलर देश है। ये सेकुलर देश में ये हिंदू देश की बात करके लोगों को भटकाने का काम बंद करो। हमारा सोनिया गांधी को बराबर, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को देशभक्ति है, आपको बताने की जरूरत नहीं। शहरीदाबाद के इलाकों में चबूतरा मिशन का पुलिस की जानिब से मिशन जारी है। मादनापेट इलाके में पुलिस ने नौजवानों को मिलकर नसीहत की, उन्हें काउंसलिंग की गई। रात के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी। आइए देखते हैं ये चंद मनासिर। चंचल फंक्शन खत्म करे, खाना कम पड़ेगा, खाना लेने खाली। इधर का क्यों वास्ता है? खाना पार्सल लेने ये टाइम में फंक्शन पे से ड्यूटी पे से फंक्शन इधर का है? मलकाजगिरी में फंक्शन करे थे। हाँ, पर खाना कम पड़ेगा था। तुम्हारा मकान का है? चंचल अच्छा, वो एरिया से इधर आके ऑपरेशन कर रहे हैं। खाना मिलता है बोले तो यहाँ आए। इधर खाना मिलता है ये टाइम में? लोकेशन कहाँ मिलता है? होटल बोलो कहाँ मिलता है? होटल में मिलता है बोलते बोल। नहीं, अब वो वहाँ से यहाँ आके खाना मिलता बोल के आए करते। इधर कहाँ मिलता? होटल बोले कहाँ है वो? ये होटल बस। अच्छा, वहाँ मिलता बोल के आए क्या? लोकेशन देख ले क्या ऑनलाइन में check వీళ్ళు అన్ని చెక్ చేసిరా? అన్ని చెక్ చేయండి, పూరా చెక్ కరా, పూరా చెక్ करा, तेरा चेक करा। ठीक है, अब टाइम क्या हो रहा है? 2 बज रहे हैं। नहीं, जनरली पुलिस के हिसाब से आफ्टर 1 o'clock, अर्ली मॉर्निंग 1 o'clock के बाद बाहर फिरे तो छोरू, नहीं तो सर हमारा नज़र में वही रहता है। नहीं तो मेडिकल ग्राउंड के बारे में तुम लोग आए बोले तो वो अलग बात है। मेडिकल ग्राउंड के लिए तुम लोग खाली कुछ प्लान करने को अच्छा है वो तो हम लोग डाल देते। इंटरगेशन होने के बाद मालूम होता, समझ में ना। ये टाइम में एक्चुअल कौन रहता रोड के ऊपर? कौन रहता? ओनली पुलिस रहता, नहीं तो चोर। इसके बारे में क्वेश्चनिंग नहीं उसमें।
समझ में ना। और एक कहाँ वो बदूपुरा कहाँ यहाँ फिर अभी क्या बोल रहे, मैं बुलाए बोल के बोल रहे अभी। नहीं सर, मेरा घर गरीब है, भाई हमारा घर पे आया था मिलने के लिए। तुम्हारा पेरेंट्स कुछ भी नहीं पूछते? पूछते सर, जस्ट वॉक के लिए। नहीं, सो दैट मीन्स पेरेंट्स पूछे तो तुम लोग उसको मारते हैं, क्या करते फिर अब वो? और वही नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों की जानिब। गोवा प्रदेश कांग्रेस इजलास से खिताब के दौरान पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस वक्त वो MLA बने उस वक्त अमित शाह बच्चा थे और आज वो हमें हुब्बुल वतनी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि उत्तराखंड में उनकी रैली के बाद हवन किया गया जो काबिल मज़म्मत है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि BJP मुखालिफ दलित, मुल्क मुखालिफ और मजहब मुखालिफ भी है। ये शाह तो इतने हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ बात करते, गांधी फैमिली के खिलाफ बात करते। अरे मैं जब MLA बना था ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57, 58 है कितना? हाँ, ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े। बताओ कौन सा BJP का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा RSS वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तो हम देशभक्त नहीं है। ये लोग देश के खिलाफ है, एंटी इंडिया। अरे एंटी इंडिया तो तुम है, एंटी रिलीजन तुम है। अरे एंटी रिलीजन तुम इसलिए हो, मेरा जैसा आदमी जब उत्तराखंड में जाके भाषण करता है लाखों लोगों के सामने, 2 दिन के बाद तुम हवन डालकर प्यूरिफिकेशन करते हो। प्यूरिफिकेशन इज इट नॉट द सेम ऑफ दिस कंट्री? वेयर इज योर रिलीजन? Your religion teaches this? Your people teaches this? Your gurus, they teach like this? Where is your Golwalkar Guruji? Where is your other teachers who taught you? Have they taught only this? शुद्धिकरण करो। अरे मोस्ट पापी लोग तो आप है, आपको पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। मैं तो एक जनता का प्रतिनिधि हूं और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं घूमते रहूंगा, बात करते रहूंगा, आपके साथ लड़ते रहूंगा और इन लोगों को भगाते रहूंगा। RJD ने 19 अगस्त को तलबा के मसाइल, बेरोजगारी और सीवान में AK-47 से भी फायरिंग की मुखालिफत में राजभवन मार्च करने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने नौजवानों और तलबा से बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की अपील की। वाज़ेह के बिहार असम्बली अपोजिशन के क़ायद तेजस्वी यादव ने भी पीर को एक्स पर पोस्ट करते हुए राजभवन मार्च का ऐलान कर दिया था। अब RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी एक्स पर पोस्ट में बिहार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बिहार के तलबा और नौजवान पेपर लीक, नाक़िस तालीमी निज़ाम, भर्ती के अमल में इम्तियाजी सलूक और बेरोजगारी से तंग आ गए। लालू ने लिखा कि तमाम तलबा नौजवान इस तानाशाही के खिलाफ 19 अगस्त को पटना में एहतजाज के लिए जमा हो जाएं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया और कहा कि तुर्की भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करने तैयार है। तुर्क ऐवान सदर की जानिब से बयान में कहा गया कि इस बातचीत के दौरान तैयब एर्दोगान ने अमन की कोशिशों में अनकरा की तायीद और ताउन की आमादगी का इजहार किया। अमेरिकी सदर के एलची जेरेड कुशनर ने भी कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात संजीदा और वसी पैमाने पर जारी हैं, ताहम फरीक़ैन अभी कोई मुआहदे तक नहीं पहुँच सके। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरानी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुज़ाकरात पहले से ज़्यादा मजबूत है, ताहम दोनों जानिब अभी तक किसी इत्तेफाक राय या मुआहदे तक पहुँचने का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। यूक्रेन ने रूस पर गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान 1000 से ज़्यादा ड्रोन दागे। रूस के दारकूमत मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन से रूसी दारकूमत मॉस्को पर 620 ड्रोन दागे गए, जिसकी वजह से 10 साला बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के इन हमलों में रूसी ई-कॉमर्स कंपनी के वेयर हाउसेस और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया गया। 2 दिन कबल भी यूक्रेन ने रूसी शहरों पर 800 से ज़्यादा ड्रोन फायर किए, जिसकी वजह से 7 अफराद मारे गए जबकि मुतादिद दीगर जख्मी हुए। इस जंग में अब तक यूक्रेन की जानिब से किया जा
जाने वाला ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है। दूसरी जानिब रूस ने बरतानिया को खबरदार किया कि वो यूक्रेन को ड्रोन की फराहमी से बाज रहे। बरतानिया यूक्रेन जंग को मजीद बढ़ाने का दानिस्ता रास्ता इख्तियार कर रहा है। रूसी सफारतखाने ने कहा कि बरतानवी ड्रोन्स रूसी फौजी और सनदी तरसीबात पर हमलों में इस्तेमाल हुए बरतानिया की जंग में बढ़ती शमूलियत के संगीन नतीजे होंगे। रूसी इल्ज़ामात पर जवाब में बरतानवी वज़ारत दिफा ने कहा कि यूक्रेन को दिफा के लिए दरकार हथियार फराहम करने का सिलसिला जारी रखेंगे। रूसी जारहियत के खिलाफ हम यूक्रेन का साथ देंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आज रात नई दिल्ली के लिए रवानगी। घरेलू मसरूफियात के बाद गैर मुल्की दौरे का होगा आगाज। कहा 9 दिसंबर 2027 तक उस्मानिया, अलवाल, वारंगल और एलबी नगर हॉस्पिटल का काम मुकम्मल हो जाएगा। तेलंगाना में वोटर लिस्ट का सर्जिकल स्ट्राइक 73 लाख नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए। हैदराबाद जिले में 19 लाख वोटर्स के नाम का है। बहुत सारे हकीकी वोटर्स के नाम निकल रहे हैं जिसकी हमें फिक्र है। शहर के दौरान 2002 में नाम की शर्त निकाल देना चाहिए था। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना के समाज में मेयारी तब्दीली के लिए गरीबों में ज़मीन की तकसीम ज़रूरी और काफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ अहम। साबिक़ एमएलसी सविता का मुतालबा। जिस वक्त में एमएलए था उस वक्त अमित शाह बच्चा थी। आज हमें हुब्बुल वतनी सिखाने की कर रहे कोशिश। बीजेपी मुल्क, मजहब और दलित मुखालिफ। गोवा प्रदेश कांग्रेस इजलास से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। आरजेडी ने 19 अगस्त को तलबा के मसाइल, बेरोजगारी और सीवान में AK-47 से भी फायरिंग की मुखालिफत में एहतजाज का किया ऐलान। लालू यादव ने आवाम से की शिरकत की अपील। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए तुर्की किरदार अदा करने तैयार। रजब तैयब एर्दोगान की ट्रंप को पेशकश। और यूक्रेन के 3 दिनों में रूस पर 1000 से ज़्यादा ड्रोन हमले, 8 अफराद हलाक, दीगर कई जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।